नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर को अपन स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन करने वाले हैं, मतलब एक ही क्लास में इस चैप्टर को अपन ख़त्म कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं धुरंधर सीरीज़ के, इसके प्रीवियस वीडियो 4 से 5 हो रखे हैं चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो, वो भी आप देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, और बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और इसका संरक्षण। स्टूडेंट्स जानते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी है किसी स्थान विशेष पर जीवों में पाई जाने वाली विषमता और समानता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी स्थान विशेष, यानी कि किसी स्थान पर जीवों में पाई जाने वाली असमानता को क्या कहते हैं अपन? जैव विविधता कहते हैं। असमानता मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों की विषमता, विभिन्न जातियां, मतलब स्टूडेंट पृथ्वी पर जीवों की अलग अलग जातियां होती हैं, विभिन्न जातियां पाई जाती है। और देखते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के 3 स्तर हैं। फर्स्ट है आपके स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जातीय जैव विविधता। सेकंड है आपके जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता। थर्ड रहने वाला है आपके इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पारितंत्र जैव विविधता। अब देखते हैं फर्स्ट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता, इसमें स्टूडेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों की विषमता को स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ क्षेत्र में स्पीसीज अधिक जबकि अन्य क्षेत्र में स्पीसीज कम होती है। कोई क्षेत्र है जिसमें कि स्पीसीज अधिक होती है और दूसरा क्षेत्र है जिसमें कि स्पीसीज कम होती है। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में इसका अध्ययन करते हैं अपन। फिर आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें एक ही जाति के जीवों में आनुवंशिक पदार्थ में पाई जाने वाली असमानता। आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और जीन, डीएनए या जीन। ये स्टूडेंट आनुवंशिक पदार्थ के स्तर की विविधता होती है। थर्ड देखते हैं अपन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पारितंत्र जैव विविधता। जीवों में विभिन्न इकोसिस्टम के स्तर की विविधता को क्या कहते हैं अपन? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अब देखते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इसके स्टूडेंट अपन एग्जाम्पल देखेंगे। पहले एग्जाम्पल में है आपके रावलेफिया वोमेटोरिया। ये स्टूडेंट हिमालय श्रेणियों, यानी कि ये हिमालय में पाया जाने वाला पौधा है। रावलेफिया वेमेटोरिया से प्राप्त एल्केलॉइड रेसरपिन की क्षमता एवं सांद्रता में भिन्नता की कैपेसिटी और कंसंट्रेशन में भिन्नता। ये एग्जाम्पल है इसका बायोडाइवर्सिटी का, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का।
सेकंड एग्जाम्पल है चावल का, 50,000 से अधिक, यानी कि चावल जो है वो भारत में 50,000 से अधिक इनकी वैरायटी पाई जाती है चावल की, इंडिया में। थर्ड एग्जाम्पल है आम का, आम की स्टूडेंट 1,000 से अधिक वैरायटी पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इनमें हर हर स्पीसीज में स्टूडेंट जीन लेवल की विभिन्नता होती है, डीएनए लेवल या फिर जीन लेवल, कोई भी बोल सकते हैं अपन। अब स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट नोट देखने वाले हैं, इसमें क्या है कि भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं, भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं, जैव विविधता तप स्थल। तो ये स्टूडेंट आपके दो रहने वाले हैं, फर्स्ट है पश्चिमी घाट और सेकंड है आपके पूर्वी घाट। ये दोनों जो है वो पूर्ण रूप से भारत में है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। और थर्ड है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो है इसका स्मॉल यानी कि कुछ हिस्सा ही भारत में आता है, छोटा हिस्सा ही भारत में आता है। फिर देखते हैं जातीय स्पीसीज विविधता, स्पीसीज विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। पश्चिमी घाट की उभयचर जातियाँ, उभयचर जातियाँ यानी कि स्टूडेंट आपके मेंढक हो गए और सरीसृप हो गए, मेंढक और सरीसृप, ये किस में आते हैं आपके उभयचर में, यानी कि ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं, इसीलिए इनको उभयचर कहते हैं। थर्ड है आपके इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसके एग्जाम्पल है आपके रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव वनस्पति, आर्द्र भूमि एंड कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। ये स्टूडेंट इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं जैव विविधता का वितरण, जैव विविधता का वितरण, बायोडाइवर्सिटी का वितरण। इसमें फर्स्ट है पादप यानी कि प्लांट, सेकंड है एनिमल। जैव विविधता दो प्रकार से डिवाइड की गई है, फर्स्ट है पादप, सेकंड है एनिमल। पादप पादप भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें कवक भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं। इसमें कवक आते हैं, लाइकेन आते हैं, सेवल आते हैं, एजीबीपी यानी कि एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये इसमें आते हैं पादप में। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या क्या आते हैं, तो एनिमल में आपके आते हैं नॉन कोर डेटा और कोर डेटा। नॉन कोर डेटा में आते हैं आपके 70% इंसेक्ट, कीटों की जातियाँ, इंसेक्ट होते हैं उनकी जातियाँ आती है, इंसेक्ट की जातियाँ। और कोर डेटा जो होते हैं उनमें आपके आते हैं मछली आते हैं, क्या आती है, मछली, कोर डेटा में। एनिमल में दो आते हैं, नॉन कोर डेटा और कोर डेटा, अकशेरुकी और कशेरुकी। इसमें नॉन कोर डेटा में कीट जो हैं वो 70% होते हैं नॉन कोर डेटा में कीट, और बाकी 30% में आते हैं आपके मोलस्कस आते हैं, क्रस्टेशिया आता है, अन्य प्राणी समूह, अदर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके। और एनिमल में, सॉरी, कोर डेटा में आपके फीस कितनी आती है, 50% आपके फीस आती है। एंड बाकी 50% में आपके आते हैं उभयचर, एम्फीबियन आते हैं, एंड रेप्टाइल, सरीसृप आते हैं, एंड आपके बर्ड आते हैं और मैमिलियन आते हैं, स्तनधारी आते हैं। स्टूडेंट, नॉन कोर डेटा और कोर डेटा दोनों को मिलाकर आपके इंसेक्ट, कीट ही सबसे ज़्यादा है, यानी कि एनिमल में सबसे अधिक कौन आते हैं, तो एनिमल में आपके सबसे अधिक आते हैं इंसेक्ट, कीट। अब देखते हैं पादप, प्लांट में। तो प्लांट में आपके कवक आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, और
बाकी आते हैं आपके शैवाल आते हैं, लाइकेन आते हैं, मोसेज आते हैं, फर्न आते हैं। फंगस और एंजियोस्पर्म समान ही होते हैं, बराबर होती है इनकी संख्या। और मोसेज, फर्न और शैवाल इनकी बराबर होती है। शैवाल इनमें स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं शैवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है। पृथ्वी की सभी जातियों में से 70% से अधिक क्या है, जंतु है। ये स्टूडेंट्स 70% से अधिक जंतु है, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवर्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म और अनावर्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब है यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जातियाँ किसकी है, जंतुओं की, यानी कि 70% तो जंतु है। और उनमें से शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इनकी संख्या कितनी है, तो ये 22% ही है। कितने परसेंट है, 22%। जंतुओं में से कीट सबसे अधिक यानी कि 70% है, यानी 10 जंतुओं में से 7 कीट है। अगर 10 जंतु है तो उनमें से कितने कीट है, 7 कीट है। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अनुसार, नोट है स्टूडेंट्स ये, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व की जैव विविधता, विश्व की जाति विविधता कितनी है, तो विश्व की जाति विविधता 70 लाख यानी कि 7 मिलियन 7 मिलियन है जातीय जैव विविधता विश्व की, वर्ल्ड की। और सेकंड नोट देखते हैं। भारत के पास 2.4% पृथ्वी का क्षेत्रफल है। भारत के पास पृथ्वी का कितना एरिया है, 2.4%, जिसमें कि आपके जाति विविधता कितनी पाई जाती है, 8.1% जाति विविधता पाई जाती है। और भारत में स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। भारत के पास बायोडाइवर्सिटी अधिक है। ये स्टूडेंट ग्लोब है, इसको आपको समझना है। देखें इसमें ये जो डार्क दिख रहे हैं वो पोलर जोन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर जोन, इनमें स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी कम होती है। और पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा जो कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उससे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और उसके आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसमें आपके बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक होती है ट्रॉपिकल जोन में। नोट, थर्ड नोट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घट जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव यानी कि पोलर जोन की तरफ जाने से, इधर जाने से क्या बढ़ती है आपके, सॉरी, जैव विविधता घटती है, बढ़ती नहीं घटती है। जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न, जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न, इसमें 2 पैटर्न है आपके। फर्स्ट है अक्षांशीय प्रवणता और सेकंड है आपके स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब अक्षांशीय प्रवणता को देखते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। एंड ट्रॉपिकल जोन में बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। क्या अधिक होती है आपके, बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी घट जाती है। जैसा कि स्टूडेंट अपन ने आगे पढ़ा है वही सेम लाइन लिखी हुई है इसमें अक्षांशीय प्रवणता में। अब है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसे इसे किसने दिया, तो इसे दिया वॉन एम्बलोट। प्रारंभ में क्षेत्र को बढ़ाने पर जाति विविधता बढ़ती है। ये क्या कहता है कि प्रारंभ में क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो जैव विविधता बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब हम लगातार क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो एक सीमा के बाद जाति विविधता नहीं बढ़ेगी, यानी कि जाति विविधता स्टेबल हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं। जैसे कि प्रारंभ में अपन ने क्षेत्र बढ़ाया तो जाति विविधता बढ़ेगी, उसमें अनेक स्पीशीज अपन को दिखेगी।
बट हम लगातार क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो जाति विविधता नहीं बढ़ेगी, स्टेबल हो जाएगी। नोट देख लेते हैं। भारत में 45,000 पादप, 45,000 क्या है पादप, और 90,000 से 1 लाख आपके जंतु जातियां हैं, एनिमल स्पीसीज है। जाति क्षेत्र संबंध, जाति क्षेत्र संबंध एम्ब्लोन्ड, कौन एम्ब्लोन्ड, ये स्टूडेंट्स इसने फॉर्मूला दिया था इन्होंने, log s बराबर log c प्लस जेड log a, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था, जहाँ पर s क्या है जातीय समृद्धि है, एंड a है आपके क्षेत्र, और z रहने वाला है रेखीय ढाल यानी समाक्षीण गुणांक, रिग्रेशन कोफिशिएंट, समाक्षीय गुणांक रिग्रेशन कोफिशिएंट। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन में पाई जाती है, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास होता है। भूमध्य रेखा में स्टूडेंट्स भारत में अमेजन के वन आते हैं, अमेजन के सॉरी भूमध्य रेखा के आसपास अमेजन के वन आते हैं, जो कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। जो अमेजन के वृक्ष जो अमेजन के वन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, और इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें बायोडायवर्सिटी कम पाई जाती है। जैव विविधता जीव जंतु, जैव विविधता, इसमें स्टूडेंट्स जैव विविधता का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? तो इसका उपयोग संसाधन प्राप्त होते हैं, इससे बहुत सारे संसाधन प्राप्त होते हैं, और दैनिक उपयोग के लिए इसका किया जाता है, और इससे बहुत प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं जैव विविधता से। जैव विविधता की क्षति के कारण, तो जैव विविधता की क्षति के कारण ये 4 रहने वाले हैं। फर्स्ट है आपके आवास की क्षति या खंडन, सेकंड है आपके विदेशी जातियों का आक्रमण, थर्ड है आपके सह विलोपन, एंड फोर्थ है आपके अति दोहन। तो किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से, किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से क्या होगा? पादप उत्पादकता घटती है। क्या घटती है? पादप उत्पादकता घटती है। पर्यावरणीय समस्या जैसे कि सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस में कमी आती है। क्या आती है? रेजिस्टेंस में कमी आती है। कुछ पारितंत्र की प्रक्रिया जैसे कि पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। अब फर्स्ट देखते हैं, इसमें 4 पॉइंट में फर्स्ट वाला देखते हैं अपन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सॉरी ये सेकंड वाला, इसमें विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियाँ जैसे कि आपके पार्थेनियम हो गया, गाजर घास, गाजर घास जो कि गेहूं के साथ आई थी इंडिया में बाहरी देशों से। विदेशी पादप को एलियन स्पीसीज कहते हैं, एलियन स्पीसीज। पार्थेनियम गाजर घास गेहूं के साथ आयातित हुई थी। अब सेकंड इसका एग्जाम्पल है लेंटाना, थर्ड एग्जाम्पल है आपके जलकुंभी यानी कि बंगाल का आतंक। जलकुंभी को क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ और आइकोर्निया। ये स्टूडेंट जलकुंभी एक खरपतवार है, खरपतवार जो कि तालाबों में फैल जाता है बहुत तेजी से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नील नदी की मछली नाइल पर्स, सेकंड एग्जाम्पल है ये। नील नदी की मछली नाइल पर्स को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ यानी कि छिछली, ये स्टूडेंट्स आपको नाम याद कर लेना है, इनसे एमसीक्यू जाते हैं। चिचलीड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। क्या हुई? आपके 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। थर्ड एग्जाम्पल है आपके कैलेरियस गैरीपाइनस। क्या है? कैलेरियस गैरीपाइनस। इससे
सॉरी कैलेरियस गैरीपेनस को क्या कहते हैं? अफ्रीकन कैटरफिश, कैटफिश कहते हैं, जो कि जलाशय में डाली गई तो मूल कैटफिश के लिए क्या बन गई? खतरा बन गई। भारत के मूल कैटफिश के लिए खतरा बन गई। सेकंड है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन, अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां, यानी कि स्टीलर समुद्री गाय, इसका स्टूडेंट्स ये नाम आपको याद कर लेने हैं, स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। अब देखते हैं सविलुप्तता। सविलुप्तता, इसमें स्टूडेंट जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जाति भी विलुप्त होने लगती हैं। एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित यानी कि उस पर निर्भीत दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। एग्जाम्पल है परपोषी मछली के विलुप्त होने से उस पर निर्भर जंतु भी विलुप्त हो गए। सेकंड एग्जाम्पल है सोपकारिता म्यूचुअलिज्म, एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का भी विलोपन हो जाता है। फोर्थ है आवासीय क्षति या विखंडन, यह जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। हाँ, ये जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का क्या है? मुख्य कारण है, मेन कोज है। एक समय में वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। यानी कि पहले 14% क्षेत्र में फैले थे और अब सिर्फ 6% है। तो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी में कमी हुई है, खंडन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, वन वगैरह का नाश हुआ है। अब प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, पॉल्यूशन के कारण भी हुआ है, मानव क्रियाकलापों द्वारा आवास नष्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जंगल नष्ट हो रहे हैं। एंड उष्ण कटिबंध क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। क्यों? जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। क्यों? जाति उद्भवन लगातार हो रहा है, पर्यावरण व मौसम स्थिर है, सौर ऊर्जा उपलब्ध। ठीक है, इसमें जाति उद्भवन लगातार होता रहा है एंड पर्यावरण व मौसम स्थिर है, सौर ऊर्जा उपलब्ध। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो आते हैं आपके, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि स्व स्थानीय संरक्षण, सेकंड है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, बहि स्थानीय संरक्षण। जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रखकर सुरक्षित एवं सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? आपके ISC यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रखकर सुरक्षित एवं संरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? ISC कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं। फिर देख लेते हैं बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर दूसरे स्थानों में ले जाते हैं और वहां इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। एग्जाम्पल में है वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल पार्क, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क, बीज बैंक, पराग बैंक, स्पाम एंड वन्य जीव सफारी पार्क। अब देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें स्टूडेंट्स गैमीट युग्मकों को जीवित व जनन सम यानी कि जनन योग्य परिस्थिति में निम्न ताप परीक्षण यानी कि लो टेम्परेचर पर परिरक्षण यानी कि स्टोर किया जाता है और लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये है युग्मकों को लंबे टाइम तक इससे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण का प्रयास यानी कि जैव विविधता संरक्षण करने के लिए किसने प्रयास किए? तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ।
सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर था, वहाँ पर सतत विकास पर शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। अब देखते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं ये हॉटस्पॉट। इंडिया में 3 होते हैं टोटल। इसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा। जो 2 होते हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, वो पूर्ण रूप से भारत में होते हैं। बट जो इंडो बर्मा है उसका कुछ हिस्सा ही भारत में आता है, स्मॉल पार्ट भारत में आता है। अब देखते हैं रेड डाटा बुक। इसमें संकटग्रस्त जातियां होती, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें? रेड डाटा बुक में, संकटग्रस्त जातियों का। इसको आयुसीएन ने तैयार किया। किसने किया तैयार? आयुसीएन ने। एंड विश्व स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, इसमें विश्व स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अपन ने इस चैप्टर को पढ़ लिया एकदम आसानी से, कम टाइम में। स्टूडेंट्स आपको ये इस चैप्टर की पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगा इसकी पीडीएफ को। और स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको इसके नोट्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वह रिप्लाई कर दूंगा। एंड कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। मेरे व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे दिए गए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।